हम लोग टाइप्स ऑफ अमलगमेशन कर रहे हैं। दो तरह का अमलगमेशन होता है, एक अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा होता है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो हम लोग का अमलगमेशन कितना हो गया, दो तरह का हो गया, एक अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। अब पहले हम लोग समझते हैं अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है। तो मर्जर में बेसिकली 5 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो हम लोग समझेंगे कि अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है। इसमें फर्स्ट क्या है, ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम आफ्टर अमलगमेशन द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो यहाँ जितना भी एसेट है एंड लायबिलिटी, जितना भी एसेट एंड लायबिलिटी हैं वो ट्रांसफरर कंपनी का, कंपनी का जितना भी एसेट एंड लायबिलिटी है वो ट्रांसफरी कंपनी का बन जाएगा। तो ये हम लोग का समझ में आ गया। फर्स्ट क्या हो गया, अमलगमेशन फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया कि जितना भी एसेट है एंड लायबिलिटी है वो होना चाहिए। जैसे एक कंपनी जो परचेज कर, जो जिसमें मर्ज हो रहा है उसमें जितना भी एसेट एंड लायबिलिटी है वो सारा चला जाना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर, 90% इक्विटी शेयर होल्डर अगर मान जाता है मर्ज होने के लिए तो ही मर्जर वैलिड माना जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन का क्या हो गया, 90% इक्विटी शेयर होल्डर मानना चाहिए। इसमें क्या है, पढ़ते हैं, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो मर्ज हो रहा है, अदर दैन द इक्विटी शेयर होल्डर ऑलरेडी हेल्ड देयर इन immediately before the amalgamation by transferring company or its subsidiary or their nominees become equity shareholder of transferring company by virtue of amalgamation। तो यहाँ पे जितना भी इक्विटी शेयर हैं होल्डर हैं, जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं उसमें से 90% एटलीस्ट इक्विटी शेयर होल्डर होना चाहिए। किसका होना चाहिए, ट्रांसफरी कंपनी का। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में क्या दे रखा हुआ है कि the consideration for amalgamation received by those equity shareholder of transferor company who agree to become equity shareholder of transferee company is discharged by transferee company wholly by the issue of equity shareholder in the transferee company except the cash may be paid in respect of any fractional share। तो यहाँ जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं उसे सिर्फ इक्विटी शेयर ही मिलना चाहिए, और जो अगर कुछ फ्रैक्शन हो जाता है तो वो कैश में दे सकता है। तो ये हम लोग का नेक्स्ट कंडीशन हो गया थर्ड में। एंड फोर्थ कंडीशन में क्या दे रखा हुआ है, द बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी। तो बिजनेस भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इज़ इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन आफ्टर द अमलगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो जो भी बिजनेस है वही बिजनेस फिर से चलना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, 5वां नंबर पे क्या है, नो एडजस्टमेंट इज़ नीडेड इंटेंडेड टू बी मेड, no adjustment is intended to be made to the book value of the asset and liabilities of the transfer company when they are incorporated in the financial statement of transferee company except to ensure uniformity of accounting policy। For example, if transferor company is following a straight line method of depreciation, the book value of the asset of transfer company will be revised by applying the retained on value method of depreciation। तो यहाँ पे कुछ भी मतलब जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। चेंज कब हो सकता है, तो सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए क्या क्या कंडीशन था, समराइज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, टाइप्स अमलगमेशन दो तरह का होता है, एक होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। तो हम लोग के पास मर्जर के लिए 5 कंडीशन दे रखा हुआ है। यहाँ पे 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हम लोग क्या मानेंगे, 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हम लोग मान लेंगे कि ये अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है। अदरवाइज हम लोग क्या मानेंगे, अगर 5 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, इन द नेचर ऑफ परचेज। तो ये हो गया। फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा हुआ था, जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटी, जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटी हैं ये हो जाएगा जैसे एक्स लिमिटेड और एक क्या है, वाई लिमिटेड है।
वाई लिमिटेड टेक ओवर करता है एक्स लिमिटेड को। वाई लिमिटेड टेक ओवर किसको कर रहा है? एक्स लिमिटेड को। तो यहाँ वाई लिमिटेड क्या हो गया? ट्रांसफरी कंपनी। ये क्या हो गया? ट्रांसफरर कंपनी। तो ये ट्रांसफरर कंपनी का जितना भी एसेट लायबिलिटी है वो किसका हो जाना चाहिए? ट्रांसफरी कंपनी का। सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या दे रखा हुआ था? जो एक्स लिमिटेड जो ट्रांसफरर कंपनी है इसका 90% इक्विटी शेयर होल्डर, इसका 90% इक्विटी शेयर होल्डर हो जाना चाहिए वाई कंपनी का। तो ये सेकंड कंडीशन था कि 90% इक्विटी शेयर मान जाना चाहिए कि वाई लिमिटेड में मर्ज होने के लिए। एंड थर्ड कंडीशन क्या दे रखा हुआ था? थर्ड कंडीशन में दे रखा हुआ है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उसे सिर्फ इक्विटी शेयर ही दिया जाएगा। जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उसे इक्विटी शेयर ही दिया जाएगा। अगर कुछ फ्रैक्शन आ जाता है, जो फ्रैक्शन में अगर आ जाता है जैसे 0.3, 0.5, 0.97 जो कुछ भी फ्रैक्शन में आता है तो फ्रैक्शन के बदले कैश भी दिया जा सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ इक्विटी शेयर मिलेगा और फ्रैक्शन के लिए कैश दिया जा सकता है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन में क्या था कि जो बिजनेस होगा दोनों कंपनी का क्या होना चाहिए? बिजनेस सेम होना चाहिए। मतलब जो वाई लिमिटेड है, यहाँ पे वाई लिमिटेड है जो टेक ओवर कर रहा है वो एक्स लिमिटेड का ही बिजनेस करने वाला है, तो उस टाइम में क्या होगा? मर्जर होगा। तो ये हो गया हम लोग का। एंड फिफ्थ कंडीशन जो है, फिफ्थ कंडीशन में क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग को चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ चेंजेस कब करेंगे? जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना होगा। जब हम लोग को अकाउंटिंग पॉलिसी था ना, हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना होगा तो ही कर सकते हैं। जैसे एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड यहाँ पे SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करता था एंड वाई लिमिटेड WDV मेथड से। तो इस टाइम में SLM को हम लोग WDV के आधार पे ले जाएंगे, उसके बेस पे बनाएंगे और उसके बाद हम लोग एक्स लिमिटेड को भी WDV में ले जा करके चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग का ये 5 कंडीशन हो गया मर्जर के लिए चेक करने के लिए। तो मर्जर के लिए हम लोग फर्स्ट चेक करेंगे। इस 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि मर्जर है, अदरवाइज क्या मानेंगे? सम्स में परचेज हैं। परचेज के लिए अलग जर्नल एंट्री होता था और मर्जर के लिए अलग होता था। जो सेकेंड वीडियो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अमलगमेशन का, तो उसका सेकेंड वीडियो है जहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज़ हैं, उसमें आप लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा कि अमलगमेशन में क्या होता है एंड मर्जर में, अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है एंड मर्जर में क्या होता है। तो ये डिफरेंस आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा उसका जर्नल एंट्री में। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो जैसे भी सम्स हम लोग पढ़ेंगे पहले देखेंगे एसेट लायबिलिटी है कि नहीं, 90% इक्विटी शेयर होल्डर एग्री कर रहा है कि नहीं, फिर इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर दे रहा है कि नहीं, फिर नेक्स्ट में क्या था? बिजनेस सेम है कि नहीं। अगर ये नहीं भी लिखा रहेगा तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ बिजनेस सेम ही है। अगर सम्स में नहीं भी लिखा होता है तो मान लेंगे बिजनेस सेम ही है। तो मेनली कितना हो गया कंडीशन? फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, थर्ड का एंड फोर्थ का। ये चेक कर लेंगे कि ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग मानते हैं मर्जर का है और मर्जर के लिए अलग एंट्री होता है एंड परचेज के लिए अलग एंट्री होता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं सम्स में, मतलब इलस्ट्रेशन में चलते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।